शादी से पीछे छुड़वाना। दिनेश की बातें। दिनेश की बातें सबको कुछ हद तक ठीक लगती है और सब शादी की तैयारी करने लगते हैं। और दिनेश सबके जाते ही धीरज से गंभीर होकर बोला, क्या हुआ? कोई सीरियस बात है क्या? दिनेश धीरज की बात को इग्नोर करते हुए बोला, पहले तुम उस डॉक्टर के घर जाओ और वहाँ से उस पूनम को उठाकर अपने घर ले आओ। दिनेश धीरज की बात से शॉक हो गया था और फिर बोला, तुम क्या बोल रहे हो? वो कुछ और बोल पाता इससे पहले ही धीरज फिर थोड़ा सा कड़क आवाज़ में बोला, भूलो मत, तुम मेरे असिस्टेंट हो और मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। धीरज इतना बोलते ही तीखा सा मुस्कुराता है। दूसरी तरफ श्वेता पूनम को शादी से भागने के लिए सारी प्लानिंग कर लेती है और श्वेता पूनम से बोली, तुम्हें एयरपोर्ट जल्दी जाना होगा। पूनम श्वेता की बात सुनकर बोलने लगती है, लेकिन मैं एयरपोर्ट क्यों जाऊं? मैं इसी शहर में रहूंगी। श्वेता पूनम की बात सुनकर उससे थोड़े गुस्से में बोली, तुम पागल हो? धीरज के आदमी तुम्हें इस शहर में कहीं से ढूंढकर उसके सामने पटक देंगे। तुम अभी अब रोज चली जा, मैंने टिकट बुक कर दी है, फिर 1 महीने बाद आ जाना। तब तक यहाँ सब ठीक हो गया होगा और वैसे भी तेरी फैमिली अभी यहाँ नहीं है तो तेरे लिए यहाँ रहना सेफ नहीं है। पूनम को भी श्वेता की बातें समझ आ रही थी क्योंकि उसकी फैमिली अभी उसके साथ नहीं थी, इसलिए वो मान जाती है और बोली, लेकिन मैं एयरपोर्ट जाऊंगी कैसे? बाहर तो धीरज के सारे आदमी हमारे पर पहरा दिए हुए हैं। श्वेता मुस्कुरा कर बोली, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पूनम प्लान कर लिया है कि मैं पीछे के रास्ते पर मेरी कार पार्क करेगी। तुम मेरी कार लेकर जल्दी से एयरपोर्ट चली जाना। पूनम श्वेता की बात सुनकर उसके गले से लग जाती है और उससे बोली, थैंक यू, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। श्वेता पूनम को हमेशा गलत रास्ते से जाने से रोकती थी और आज भी वो उसकी मदद कर रही थी। श्वेता को पूनम की बातों से रोना आ रहा था क्योंकि उसकी दोस्त एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी थी। फिर वो अपने आंसू पोंछकर उससे बोली, बस कर, अब मुझे रुलाना बंद कर और पीछे की खिड़की से कूदकर चली जा मेरी कार तक। पूनम को भी श्वेता की बातें सुनकर रोना आ रहा था और वो एक बार फिर से गले से लगते हुए बोली, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। फिर वो दोनों अलग होती है और पूनम खिड़की के पास जाती है और वो नीचे उतरने वाली ही होती है कि उससे कुछ याद आने लगता है कि जब उसका भाई उससे कहीं बाहर जाने से रोकता था और उसे कमरे में बंद कर देता था। उसकी शैतानियों से थक हार कर वो खिड़की से कूदकर बाहर चली जाती थी। उससे इतना याद आते हैं, उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं और वह पीछे मुड़कर श्वेता से थोड़े गंभीर होते हुए बोली, मेरे भाई को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो मेरे पापा को ही दोषी ठहराएगा। क्योंकि पूनम जानती थी कि उसका भाई बहुत ही गुस्से वाला है और उसके पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, इसलिए उसने अपने भाई को कुछ भी नहीं बोला था और वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंसी थी। श्वेता पूनम को बोली, ठीक है, अब बातें करना बंद कर और यहाँ से जा। पूनम खिड़की से उतरते हुए उससे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उसने अपना भारी भरकम लहंगा पहना हुआ था। उसने अपना लहंगा बदलने का टाइम भी नहीं मिला था और वो अपना लहंगा पहनकर ही खिड़की से कूदती है। खिड़की बहुत ऊपर की तरफ नहीं थी, इसलिए उसे ज़्यादा उतरने में प्रॉब्लम नहीं हुई थी और वो पीछे के रास्ते से भागती हुई जैसे तैसे करके कार तक जाती है। लेकिन वो कार को खोलने की कोशिश करती है बट खुलती नहीं है और उससे याद आता है कि उसने कार की चाबी तो श्वेता से ली ही नहीं और वो फिर से अपनी खिड़की के पास आकर थोड़ी धीमी सी आवाज़ में बोली, श्वेता, कार का चाबी फेंको। श्वेता भी शायद अभी तक खिड़की के पास ही खड़ी थी
इसलिए उसने पूनम की बात सुनी और जल्दी से चाबी नीचे फेंक दी। पूनम ने चाबी कैच की और वो फिर से कार के पास आ गई। श्वेता और पूनम इस बात से अनजान थे कि उन दोनों के चोरी चुपके कोई और भी देख रहा था और उसकी सारे खबर धीरज को बता रहा था। पूनम कार स्टार्ट करती है और वहाँ से तेज़ी से कार की रफ्तार बढ़ाकर निकल जाती है। पूनम का घर शहर उदयपुर से काफ़ी दूर था, इसलिए उसे एयरपोर्ट जाते जाते 40 मिनट तक लग सकते थे। उसके दिल में घबराहट और बेचैनी दोनों ही होने लगी थी, क्योंकि उससे पहले ही घर से भागना पड़ रहा था, वो भी उसकी डर से जिससे वो प्यार करती थी। पूनम को कार चलाते चलाते 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि कार अचानक से रुक जाती है। कार को रुकने की वजह से उसे डर लग रहा था, क्योंकि कार ऐसी जगह पर रुकी थी जहां आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था और न ही चारों ओर कोई वहां था। वहां सिर्फ अंधेरा था, जिसकी वजह से उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। उसने कार फिर स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि धीरज के आदमियों ने पहले से ही उस कार में छेड़खानी कर दी थी। धीरज के कहने पर पूनम फिर थक हार कर कार से बाहर निकलती है और अंधेरी रात में भागने लगती है। वहाँ जंगल होने की वजह से जानवरों की कई सारी आवाज़ें भी आ रही थी और पूनम बीच बीच में पीछे मुड़ कर देखे जा रही थी। कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है ना? और वो उसका भारी भरकम लहंगा संभाल नहीं पा रही थी। लहंगा की वजह से काफ़ी बार वो गिरते गिरते बची। भागने की वजह से उसके बाल खुल चुके थे, फिर भी वो बिना रुके भाग रही थी। वो भागते भागते काफ़ी बार गिरते गिरते भी बची, क्योंकि उसके सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ सिर्फ चांद की रोशनी के अलावा और कोई रोशनी नहीं था। वो भागते भागते पीछे मुड़कर देख रही थी। उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वो जैसे ही गिरने वाली थी, वैसे ही दो मजबूत हाथों ने उसे पकड़ लिया। पूनम ने अपनी आंखें गिरने की वजह से बंद कर ली थी और खुद को किसी और के हाथों से पकड़ा हुआ महसूस किया, तो उसने अपनी आंखें खोली और सामने वाले शख्स को देखकर उससे डर लगने लगा, क्योंकि वह जिससे बचकर भाग रही थी वही शख्स उसके सामने था। धीरज को देखकर शून्य रह गई थी कि तभी उसने उस वक्त बहुत गुस्से वाली आवाज़ सुनाई देती है, भागते भागते थक गई क्या? या फिर तुम अपने बाप की तरह भागने में माहिर नहीं हो? पूनम धीरज की आवाज़ सुनते ही शॉक हो गई और जल्दी जल्दी उसके हाथों से बाहर आने लगी, लेकिन धीरज के आगे पूनम एक बच्ची जैसी लग रही थी। धीरज की हाइट पूनम से काफ़ी ज़्यादा थी। धीरज ने अभी वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। उसने यहाँ आने से पहले ही अपने शादी वाले कपड़े चेंज कर दिए थे। मुझे जाने दीजिए प्लीज़, पूनम रोते हुए और डरी हुई आवाज़ में बोल रही थी। धीरज इस वक्त इतना गुस्से में था जैसे वो पूनम को अपनी आंखों से ही मार देगा। धीरज का यह सुनकर ही पूनम पर गुस्सा आ रहा था और वो पूनम को गुस्से से बोल रहा था, मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ? अभी तो मैंने मेरे बदले की शुरुआत भी नहीं की है। धीरज ने ये बात पूनम के कंधे पर हाथों को जोर लगाते हुए बोल रहा था और वो आगे और बोलने लगता है, और तुमने इस शादी से भागकर बहुत बड़ी गलती कर दी और तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। पूनम धीरज की बात सुनकर रोते हुए बोलने लगती है, नहीं प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। लेकिन धीरज इस वक्त इतना कठोर था कि उसे पूनम की बातों पर सिर्फ और सिर्फ गुस्सा आ रहा था, और पूनम जितना अपने आप को धीरज से छुड़ाने की कोशिश करती, उतना ही धीरज की हाथों की पकड़ और मजबूत करता, और फिर धीरज पूनम का बेदर्दी से हाथ पकड़कर उसकी कार तक खींचते हुए ले जाने लगता है। पूनम को अपनी कलाई में इतना दर्द हो रहा था कि उसका हाथ पर
धीरज ने और जोर लगाया, जैसे वो टूट ही जाएगा। पूनम फिर भी अपने आप को छुड़ाते हुए बोली, नहीं, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। लेकिन धीरज उसे खींचता हुआ उसकी कार तक ले जाता है और अपनी कार का दरवाज़ा खोलकर पूनम को अंदर की तरफ धकेल देता है। पूनम को इस तरफ से धक्का देने की वजह से वो कार की सीट पर गिर गई और वो खुद को संभाल पाती इससे पहले धीरज उसके पास बेरहमी से लेट जाता है और फिर वो पूनम के दोनों हाथ को अपने एक हाथ से पकड़ता है और अपने दांत पीसते हुए बोला, पहले हमें हमारी बात मनवानी चाहिए, फिर शादी करनी चाहिए। पूनम ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी धीरज के उसके पास होते हुए, और वो अपनी टूटी फूटी आवाज़ से बोलने लगती है, प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, मुझे जाने दीजिए। और धीरज उसकी ये सब बातें सुनकर ही उसके हाथ पूनम के बाल पर सहलाने लगते हैं। वो बड़े ही बेरहमी से अपने हाथ पूनम के बाल पर फेरे जा रहा था और जैसे जैसे धीरज पूनम के बाल पर अपने हाथ फेरता जा रहा था, वैसे वैसे पूनम के आंसू पानी की तरफ बह रहे थे। उसका बहुत बुरा हाल हो रहा था और फिर धीरज के चेहरे की ओर देखता है और अचानक से उसके पास से उठ जाता है और अपनी कार के बाहर निकलकर अपने ड्राइवर साइड में आकर बैठ जाता है और कार चलाने लगता है। पूनम पीछे की सीट से उठकर बैठ गई और दोनों घुटनों को अपने हाथ से पकड़कर रोने लगी।